नमस्कार, बीपीएससी वाले में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं चंपारण सत्याग्रह के बारे में, जो बीपीएससी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बीपीएससी हर बार इससे प्रश्न बनाती है, चाहे आप अगर लेटेस्ट एडिशंस की भी बात करिएगा तो 2025 का 71 बीपीएससी का प्रश्न पत्र उठाकर देखिएगा, उससे भी चंपारण सत्याग्रह से बहुत डीप से प्रश्न निकाल कर बनाया गया था। इसका मतलब ये क्लियर है कि अब वन लाइनर से काम नहीं चलने वाला है, हमें कंसेप्ट वाइज चीजों को, टॉपिक्स को पढ़ना होगा, राइट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं चंपारण सत्याग्रह। उससे पहले अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो चलिए पढ़ते हैं चंपारण सत्याग्रह। इससे पहले एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, आप अगर किसी भी टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं, राइट, तो उसके मीनिंग्स को जानने की कोशिश करिए। अगर आप उसके मीनिंग्स को जान जाइएगा तो 50% क्या होगा, खत्म हो जाएगा टॉपिक्स खुद ना खुद, राइट। चाहे आप किसी आंदोलन की बात करिए, चाहे सत्याग्रह की बात करिए, मूवमेंट की बात करिए, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में आप जानने की कोशिश करिए कि उसका मीनिंग क्या है, वर्ड मीनिंग क्या है, आखिर इसका मतलब क्या है इस चीजों का। जैसे अगर हम आज पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। अगर हम आज पढ़ रहे हैं चंपारण सत्याग्रह, तो अगर हम इसके मीनिंग को जान जाएं या इसके वर्ड्स को जान जाएं कि इसका मतलब क्या है, तो हमारा 50% टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाएगा। जैसे देखिएगा, अगर हम बात करते हैं इस चंपारण की, तो चंपारण क्या है? चंपारण बिहार की एक क्या है, प्लेस है, राइट। मतलब बिहार में एक प्लेस है, उसका नाम क्या है, चंपारण है, ठीक है। दूसरा चीज, अगर हम चंपारण को आज की डेट में देखें तो चंपारण को दो पार्ट में बांटा गया है। चंपारण को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला ईस्ट चंपारण, चंपारण, और अगर दूसरी बात की जाए तो वेस्ट चंपारण, राइट। ये दो पार्ट में क्या गया है, बांटा गया है। अब सवाल अपने आप में है कि जो गांधी जी थे चंपारण सत्याग्रह के दौरान, वो ईस्ट चंपारण में आए थे या वेस्ट चंपारण में आए थे। आगे जैसे जैसे टॉपिक बढ़ेगी हमें पता चलेगा, राइट, कि वो ईस्ट चंपारण में आए थे कि वेस्ट चंपारण में आए थे। तो फिलहाल के लिए आप ये जानिए कि चंपारण क्या है, एक जगह है, कहाँ है, बिहार में है, ठीक है। उसी चंपारण को हमने दो पार्ट में बांटा, पहला ईस्ट चंपारण और वेस्ट चंपारण में। गांधी जी कहाँ आते हैं वो भी जैसे ही टॉपिक आगे बढ़ेगा वो पता चल जाएगा। अब समझते हैं कि ये सत्याग्रह क्या है, ठीक है। अगर हम इस सत्याग्रह को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो सत्य का मतलब होता है ट्रूथ, क्या होता है, ट्रूथ। और ग्रह का मतलब इसको लिखा जाता है आग्रह, जिसका मतलब होता है क्या, रिक्वेस्ट, क्या होता है, रिक्वेस्ट, ठीक है। मतलब देखिएगा, अगर हम किसी से सत्य के रास्ते पर अगर हम हैं और उससे क्या करना है, हमें आग्रह करना है, तो अगर ये दोनों को हम मिला दें तो बन जाता है सत्य, सत्याग्रह, राइट। क्या बन जाता है, सत्याग्रह बन जाता है, ठीक है। इसका मतलब अब समझिएगा कि आखिर क्या है सत्य का और आग्रह का मतलब। आग्रह का मतलब है आपका रिक्वेस्ट और सत्य का मतलब होता है ट्रूथ। मतलब इनका क्या कहना था कि अगर हम सत्य हैं, अगर हम ट्रूथ हैं, तो आगे कोई भी पावर हो मेरे सामने, हम उसके सामने झुकने वाले नहीं हैं। हम उससे विनम्रता पूर्वक क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, अपने सच्चाई को उसके सामने रखेंगे, राइट। और आगे वाला कितना भी जोड़ लगा ले, कुछ भी कर ले, हम रुकने वाले नहीं हैं, राइट। मतलब अगर आप सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं तो आप सत्य के रास्ते पर ही चलिए। कोई भी ऐसा दुनिया में ऐसा कोई पावर नहीं है, कोई भी पावर आपके सामने आ जाएगा उसको झुकना ही पड़ेगा सत्य के सामने। इसका मतलब ये भी क्लियर है कि सत्य कुछ समय के लिए परेशान हो सकता है, लेकिन जीत आखिर में सत्य का ही होगा। क्लियर है। तो ये मीनिंग है किसका, चंपारण सत्याग्रह का, राइट। इसका मतलब है
कि चंपारण क्या है, चंपारण इज ए प्लेस विच इज लोकेटेड इन बिहार, राइट। जो बिहार का एक प्लेस है उसे चंपारण कह रहे हैं। दो पार्ट में बांटा गया इस चंपारण। वेस्ट चंपारण में सत्याग्रह का मतलब होता है ट्रूथ और ग्रह का मतलब होता है आग्रह, दोनों मिलाकर बन गया सत्याग्रह, मतलब ट्रूथ और रिक्वेस्ट, राइट। ये समझ में आ गया। अब समझते हैं कि आखिर ये जो था जो चंपारण सत्याग्रह हुआ वो हुआ ही क्यों। अपने आप में भी सवाल है कि हुआ ही क्यों, आज हम पढ़ क्यों रहे हैं, राइट। तो उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। समझिएगा कि इसके पीछे क्या कारण है, हो क्या रहा था, मैं आराम से समझाऊंगा, देखिएगा। हो क्या रहा था, इसका जो चंपारण सत्याग्रह होने का पीछे के कारण है इंडिगो है। क्या है, इंडिगो मतलब नील की खेती। अगर हम इंडिगो कल्टीवेशंस की बात करें तो इंडिगो कल्टीवेशंस के कारण इस चंपारण सत्याग्रह का क्या हुआ, करना पड़ा। अभी हम समझेंगे क्यों। देखिए हो क्या रहा है, अगर हम बैकग्राउंड की थोड़ा बात करें, बैकग्राउंड में पीछे से जाएं तो देखिएगा क्या हो रहा है। अगर हम 8059 से 8060 के आसपास में अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है इंडिगो रिवॉल्ट। क्या देखने को मिलता है, इंडिगो रिवॉल्ट। ये इंडिगो रिवॉल्ट भी इसी नील की वजह से हुई थी, नील की खेती की वजह से, राइट। आखिर ये इंडिगो रिवॉल्ट कहाँ हो रहा है, बंगाल में हो रहा है। ठीक है, कहाँ हो रहा है, बंगाल में। कब हुआ है, 1859 से 1860 के बीच में इंडिगो रिवॉल्ट कहाँ हुआ है, बंगाल में हुआ है। ठीक है, मतलब अब जो जो रिवॉल्ट हुआ है, इंडिगो रिवॉल्ट, यहाँ से बंगाल से में अब इंडिगो की खेती नहीं होगी। पहला चीज ये प्रश्न पूछा गया है और आया हुआ है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। पहला चीज कि इंडिगो का बैकग्राउंड क्या है कि 1859 में से 1860 तक इंडिगो रिवॉल्ट कहाँ हुआ है, बंगाल में। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो बहुत संघर्ष करने के बाद बंगाल में जीत मिली, राइट। बहुत संघर्ष के बाद। ठीक है, तो अब बंगाल में उस वक्त क्या किया गया, नील की खेती को क्या किया गया, हटा दिया गया, राइट, कि नील की खेती अब नहीं होगी। अब आगे चलकर इसी इंडिगो रिवॉल्ट पर एक किताब आती है, उस किताब का नाम है नील दर्पण। क्या नाम है, नील दर्पण। नील दर्पण वाज रिटन बाय दीन बंधु मित्रा। किसके द्वारा लिखा गया, दीन बंधु मित्रा के द्वारा लिखा गया। ठीक है, किस पर लिखा गया है, इंडिगो रिवॉल्ट जो हुआ है उसी पर एक किताब लिखी गई है। क्या लिखी गई है, नील दर्पण। कौन लिखा है, राइटर कौन है, दीन बंधु मित्रा है। ठीक है, मतलब इंडिगो में रिवॉल्ट के दौरान क्या क्या हो रहा था, किस तरीके से ब्रिटिशर प्रताड़ित कर रहा था, किस तरीके से फार्मर का अवशोषण कर रहा था ब्रिटिशर, राइट, वो हर चीज के बारे में इस नील दर्पण में लिखा गया। और लिखने वाले कौन थे, दीनबंधु मित्रा। क्लियर है। तो ये भी सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा नील दर्पण वाज रिटेन बाय, तो इनके राइटर कौन है, दीनबंधु मित्रा। ठीक है, अब देखिएगा इसी नील दर्पण को ध्यान से देखिएगा, इसी नील दर्पण को अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में लिखते हैं मधुसूदन। कौन लिखते हैं, मधुसूदन। ठीक है, मधुसूदन लिखते हैं। तो ये सवाल क्या है, आया हुआ है कि नील दर्पण किसके द्वारा लिखा गया, दीनबंधु मित्रा के लिए। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ये भी सवाल आता ही है कि इंग्लिश में नील दर्पण को किसने किया है, तो मधुसूदन ने किया है, राइट, लिखा है, राइट। पूछा जाएगा कि नील की खेती बंगाल, नील रिवॉल्ट जो इंडिगो रिवॉल्ट है बंगाल में कब से कब तक चला, तो 1859 से 1860 तक चला। इसके इसके जो चल रहा था, इस पर किताब किसने लिखा, नील दर्पण लिखा गया। किसके द्वारा, दीनबंधु के द्वारा। ये नील दर्पण को इंग्लिश में ट्रांसलेट कौन किए हैं या लिखे कौन है, तो क्या बोलिएगा, मधुसूदन बोलिएगा। ये क्लियर है, ये हो गया बैकग्राउंड। अब आते हैं चंपारण पे, राइट। थोड़ा सा चंपारण को समझने की कोशिश करिएगा कि ठीक है, अब क्या हुआ है कि वहां पर जो नील की खेती चल रही थी, वहां पर बंगाल में तो बंद हो गया, लेकिन बिहार में अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में ये इंडिगो कल्टीवेशंस, नील की खेती लगातार चल रहा था।
कल्टीवेशंस लगातार चल रही थी। ठीक है, नील की खेती लगातार चल रहा था और चल कहाँ रहा था, चंपारण में चल रहा था लगातार। ठीक है, लगातार चंपारण में चल रहा था। थोड़ा सा देखिएगा हो क्या रहा है बैकग्राउंड में, कि जो ब्रिटिशर हैं, क्या हैं, ब्रिटिशर हैं, वो क्या कहते थे कि अगर तुम्हारे पास ये पूरा का पूरा क्या है, एक लैंड है, एक खेत है। ठीक है, अगर किसी किसान के पास 1 बीघा खेत हो, ठीक है, 1 बीघा में कितना कट्ठा होता है, 20 कट्ठा। कितना होता है, 20 कट्ठा, राइट। अगर है तो इसको अगर आप देखिएगा, मैंने बांट रहा हूं 1 2 3। ठीक है, अब देखिएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 10 15 और 20 में बटा गया। तो 1 बीघा में पहली बात कितना होता है, 20 कट्ठा होता है। और ये जो 20 कट्ठा है, इस 20 कट्ठा में ये 3 भाग में देखिएगा ध्यान से, ये जो 3 भाग है, ये जो 3 भाग है, इस 3 भाग में क्या करना है, नील की खेती करना होता है। किनको, फार्मर को, राइट। जो रैयत से थे, फार्मर से, उनको क्या करना होता था, नील की खेती करना होता था। और ये किसान नहीं चाहते थे नील की खेती करना, राइट। ठीक है, ये फोर्सफुल्ली कराया जाता था, किसके द्वारा, ब्रिटिशर के द्वारा क्या कराया जाता था, फोर्सफुल्ली कराया जाता था। कहां करवाया जाता था, चंपारण में करवाया जाता था, बिहार में करवाया जाता था। कितना पे पूछा जाए तो 1 बीघा में कितना होता है, 20 कट्ठा होता है। 20 कट्ठा का 3 पार्ट में क्या करवाया जाता था, नील की खेती करवाया जाता था, ब्रिटिशर के द्वारा करवाया जाता था, वो भी फोर्सफुल्ली करवाया जाता था। कैसे करवाया जाता था, फोर्सफुल्ली करवाया जाता था, राइट। इस तरीके से करवाया जाता था। रैयत नहीं चाहते थे, किसान नहीं चाहते थे। क्यों नहीं चाहते थे, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। एक्चुअली हो क्या रहा है कि जो नील की खेती है, जो इंडिगो है, वो लैंड को क्या करता है ना, बंजर बना देता है। क्या करता है, बंजर बना देता है, राइट। मतलब जो लैंड की प्रोडक्टिव विटी है, उसको क्या करता है, लो कर देता है, घटा देता है। कितना कर देता है, लो कर देता है। जैसे अगर हम मान लेते हैं ये हमारे पास एक क्या है, जमीन का टुकड़ा है। ठीक है, जमीन का टुकड़ा है, समझिएगा ध्यान से, जमीन का टुकड़ा है। अगर ये जमीन का टुकड़ा अभी जब हम नील की खेती नहीं कर रहे हैं, तो ये कितना हमें प्रोडक्टिविटी दे रहा है, 100 का 100%, क्योंकि कोई भी चीज 100% होती है। अब जैसे ही इस पर नील की खेती कर रहे हैं, तो समय दर जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, इस लैंड की प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, घटते जा रही है। हो सकता है एक दिन ये लैंड पूरी की पूरी तरीके से क्या हो जाए, 0% हो जाए, मतलब बंजर पूरी तरीके से हो जाए। इसका मतलब है कि जो लैंड हमें अच्छा फसल दे रही थी, हमें अच्छा प्रोडक्ट दे रही थी, हमें अच्छा प्रोडक्टिविटी दे रही थी, वही लैंड कुछ समय के बाद क्या हो रहा है, बंजर हो जा रहा है। ना खेती करने के लिए ये लैंड रहा, ना उगाने के लिए रहा, ना प्रोडक्टिविटी के लिए ये लैंड रहता था। क्लियर है। तो इसलिए किसान चाहते थे कि इंडिगो की खेती हम नहीं करें, पहला रीजन। अगर हम सेकंड रीजन की बात करें, सेकंड रीजन की, तो ये जो ब्रिटिशर हैं, ये फोर्सफुल्ली करवाते थे इंडिगो की खेती। आया समझ में। अगर हम बात करें तो हो क्या रहा है कि मान लीजिए आप एक समय के लिए इतना में आप क्या किए, लैंड की खेती कर रहे हैं, लैंड की खेती कर रहे हैं। अब जब कर रहे हैं तो उतना देना भी तो बनता है ना। अगर हम अपने जमीन पर लैंड की खेती कर रहे हैं, तो जो करवा रहा है वो हमको कुछ ना कुछ तो अच्छा अमाउंट देगा, राइट। लेकिन ब्रिटिशर क्या करते थे, कुछ नहीं देते थे, देने के नाम पर ना ही था, राइट। तो ये तो एक तरह का अत्याचार है ना, प्रताड़ित है कि नहीं। तो इस चीज से भी क्या थे, ब्रिटिशर सारे के ये रैयत जो है, फार्मर्स जो हैं, ये सारे के सारे क्या है, बहुत ज्यादा परेशान है। आ रहा है बात समझ में, रीजन। और अगर हम तीसरा चीज की बात करें,
थर्ड की बात करें तो बहुत सारे क्या हुआ करता था, टैक्स हुआ करता था, चाहे हम ह्यूमन टैक्स की बात करें, इन ह्यूमन टैक्स की बात करें, क्या हो गया करते थे, वो इन ह्यूमन टैक्स भी लगाया करते थे, राइट। अब चाहे हम एक सगौड़ा टैक्स की बात करें, सगौड़ा टैक्स भी लगाया करते थे। सगौड़ा सगौड़ा टैक्स का अगर हम बात करें तो सगौड़ा टैक्स भी ब्रिटिशर क्या करते थे, लगाया करते थे कि टैक्स के रूप में क्या करते थे कि 5 रुपया लिया करते थे। या किसी भी चीज पर, जो भी चीज हो रहा है, विडो रीमैरिज एक्ट हो रहा है या किसी विधवा का शादी हो रहा है, तो उस पर भी क्या करते थे, जो ब्रिटिशर थे वो टैक्स लगाया करते थे। आप खुद सोचिए कि टैक्स, हर चीज पर टैक्स, पानी पी रहे हैं तो टैक्स, पानी निकाल रहे हैं तो टैक्स, लैंड पे खेती कर रहे हैं तो टैक्स, इन ह्यूमन कर रहे हैं तो टैक्स, सगौड़ा कर रहे हैं तो टैक्स, विडो रीमैरिज हो रहा है तो टैक्स, मैरिज हो रहा है तो टैक्स, हर चीज में आदमी परेशान हो जाएगा। यही हुआ ब्रिटिशर के यही हुआ रैयत और के साथ और फार्मर के साथ कि परेशान हो गए पूरी तरीके से। तो बैकग्राउंड में आपको समझ में आया कि क्या चल रहा है। अब थोड़ा सा एक चीज यहाँ पर समझ लीजिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, वो देखिएगा यहाँ पर कि ये टोटल चीज मैंने जो लिखा कि आप एक लैंड पर क्या करिएगा, 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, तो 3 पार्ट पे आप क्या कर रहे हैं, खेती करवा रहा है ब्रिटिशर। कैसे करवा रहा है, फोर्स फुल्ली करवा रहा है, राइट। अब आप क्या इसके, आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं क्या, टोटल 1 बीघा में कितना, 20 कट्ठा, तो 20 को नीचे और जितना में करा रहा है वो पार्ट ऊपर, हाँ या ना। इस तरीके तो मैथमेटिक्स में आप लिख सकते हैं और लिखते भी हैं, राइट, कि पूरा का पूरा अगर जितना भी है 1 बीघा में अगर 20 कट्ठा हो रहा है तो 20 पूरा का पूरा नीचे और जितना में हम उपज कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, वो ऊपर, राइट। आ रहा है बात समझ में। तो इस सिस्टम को बोला गया 3 कठिया सिस्टम। क्या बोला गया, 3 कठिया सिस्टम। क्या बोला गया, 3 कठिया सिस्टम। तो ब्रिटिशर जो 3 पार्ट में, 1 बीघा में 20 कट्ठा के 3 पार्ट में जो आपका इंडिगो कल्टीवेशन नील की खेती करवा रहे थे, उसको क्या बोला जाता है, 3 कठिया सिस्टम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, 3 कठिया सिस्टम। तो इस 3 कठिया सिस्टम से जो फार्मर्स थे, रैयत से, वो बहुत ज्यादा क्या हो गए, परेशान हो गए, राइट। तो परेशान हो गए तो कुछ ना कुछ तो हल निकालना था कि ब्रिटिशर का कुछ ना कुछ तो हल निकालना था, राइट। तो हल निकलेगा कैसे, अपने आप में बड़ा सवाल है कि हल निकलेगा तो निकलेगा कैसे। एक चीज और थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा यहाँ पर, ये मुझे समझ में आ गया कि ये क्या है, 3 कठिया सिस्टम है, राइट। कि मतलब 1 बीघा में कितना होता है, 20 कट्ठा होता है। तो अगर हम ये लें तो ये पूरा का पूरा कितना हो गया, बांट दिए, तो 3 पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए हम खेती कर रहे हैं, ठीक। क्या ये 3 कठिया सिस्टम, 3 कठिया, सुनिएगा ध्यान से, 3 कठिया सिस्टम से पहले भी कोई सिस्टम हुआ करता था क्या, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो जी हाँ, बहुत संघर्ष के बाद ये 3 कठिया सिस्टम में बदला था। जैसे अगर हम बात करें 3 कठिया सिस्टम से पहले हुआ करता था पंच कठिया सिस्टम। क्या हुआ करता था, पंच कठिया सिस्टम, राइट, ठीक है। तो बहुत संघर्ष के बाद इस पंचकठिया सिस्टम को बदलकर अंग्रेज ने कर दिया था, क्या किया था, 3 कठिया सिस्टम, ठीक है। क्या कर दिया था, 3 कठिया सिस्टम। मतलब आप 1 बीघा में 20 कट्टा, अब 5 पार्ट में पहले आप क्या कर रहे थे, खेती कर रहे थे इंडिगो को। अब इससे भी जो फार्मर्स थे, जो किसान थे, परेशान थे। तो बहुत ज्यादा क्या हुआ, बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा क्या हुआ, संघर्ष चला, फार्मर्स के द्वारा, हर लोगों के द्वारा संघर्ष चला। तो ब्रिटिशर क्या थमाया, लॉलीपॉप थमाया, जो हमेशा किया करता था, राइट, खुश करने के लिए कि थोड़ा सा खुश कर देते हैं लोगों को। तो वो क्या किया, 3 कठिया सिस्टम पे आ गया। और हम लोग क्या किए हैं कि समझ चुके हैं कि 3 कठिया सिस्टम क्या है, कैसे क्या है, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, राइट। 1 बीघा में कितना कट्ठा होता है, हर चीज समझ चुके बैकग्राउंड,
ठीक है, बैकग्राउंड समझ चुके हैं। तो अब इसका हल कैसे निकलेगा, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि हल कैसे निकलेगा, राइट। तो अब चलिए आप देखिएगा, इसको अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, तो मैंने क्या बोला कि चंपारण को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला क्या है, वेस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि गांधी जी कहाँ आए थे। एक्चुअली जो गांधी जी आए हैं वो आए हैं मोतिहारी में। कहाँ आए हैं, मोतिहारी में। एंड मोतिहारी इज द पार्ट ऑफ ईस्ट चंपारण। किसका चंपारण, ईस्ट चंपारण का पार्ट है, राइट। किसका है, ईस्ट चंपारण का पार्ट है। तो गांधी जी कहाँ आए हैं, बेसिकली इसी ईस्ट चंपारण में आए हैं। देख लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि इस मैप को मैं फिर से दोबारा लाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान रखिए कि ईस्ट चंपारण में कौन आए हैं, कौन आए हैं, गांधी जी आए हैं। और इस चंपारण के अंदर क्या है, मोतिहारी पड़ता है। क्लियर है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इस चंपारण है वो चंपारण कहाँ है, इस चंपारण में मोतिहारी पड़ रहा है, राइट। राइट। और बेतिया कहाँ पड़ रहा है, वेस्ट चंपारण में पड़ रहा है, ठीक है। ये जो रीजन है, ये जो रीजन है बहुत ज्यादा फर्टाइल रीजन है, राइट। मतलब प्रोडक्टिविटी के लिए ये सारा का सारा जो बेल्ट यहाँ तक है बहुत ज्यादा माना जाता है कि बहुत अच्छा यहाँ पर उर्वरक होता है, प्रोडक्टिविटी होता है, कोई भी चीज की फसल अच्छा होता है, ठीक है। तो समझिएगा ध्यान से, इतना समझ में आ गया। यहाँ पर ये लिख दिया हूं मैं कि ए सॉइल एयर द सुटेबल फॉर द इंडिगो कल्टीवेशन, देयर फॉर द यूरोपियंस प्लांटर ब्रिटिश एंड जर्मन स्टेब्लिश लार्ज फैक्ट्रीज एंड फॉर्म्स। थोड़ा सा और समझने की कोशिश करिएगा कि क्या हो रहा है, देखिएगा ध्यान से। हुआ क्या कि 1897 में सिंथेटिक इंडिगो बनने लगी। क्या बनने लगी, सिंथेटिक इंडिगो बनने लगी। कहाँ, जर्मनी में, राइट, जर्मनी में बनने लगी। ध्यान से सुनिएगा, 1897 में सिंथेटिक इंडिगो कहाँ बनने लगी, जर्मनी में बनने लगी, ठीक है। अब जब जर्मनी में बनने लगी तो ब्रिटिशर हो गए परेशान। कौन हो गए, ब्रिटिशर हो गए परेशान। क्यों परेशान हो गए, क्योंकि जो नील की खेती चल रही थी वो तो चंपारण में लगातार या कहीं भी चली रही थी लगातार, ठीक है। तो जब ब्रिटिशर परेशान हुए तो आप हमको ये बताइए क्यों होंगे, क्योंकि सिंथेटिक इंडिगो बन चुकी है जर्मनी में। अब जो यूज होगा वो सिंथेटिक इंडिगो ही यूज होगा। नेचुरल, जो नेचुरल इंडिगो है वो तो यूज इंडिगो है वो तो यूज नहीं हो पाएगा, इसका तो बाजार बैठ गया, हाँ या ना। तो अब आप बताइए कि जो नील की खेती जो लैंड पर हो रहा है, जो जमीन पर हो रहा है, अब इसी को क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। या अगर नहीं भी रोके, नील की खेती हो भी गया है और प्रोडक्टिविटी निकल भी गई है, मतलब हम नील की खेती कर भी चुके हैं, तो ये बेचना अब ब्रिटिशर के लिए मुश्किल हो गया है, राइट। डंप करना मुश्किल हो गया है। अब तो उसका पैसा इसमें लगा हुआ है। अब उसको हो गया, क्या हो गया, नुकसान। क्या हो गया, नुकसान, ठीक है। अब ब्रिटिशर अलग ही चिढ़ा हुआ है कि यार नुकसान हो गया। अब इस नुकसान की भरपाई किससे कर रहा है, फार्मर से कर रहा है। किससे कर रहा है, फार्मर से। झूठ मूठ का टैक्स लगाकर अब तुम खेती नहीं भी हो रहा है, खेती नहीं भी करना है, तो झूठ मूठ का इसकी भरपाई किससे करवा रहा है, फार्मर से करवा रहा है, टैक्स के रूप में, कि नहीं तुमको भरना ही पड़ेगा, राइट। तो ये चीज है। अब थोड़ा सा समझिएगा कि ये चीज तो हो गया कि इसको नुकसान हो गया, झूठ मूठ का अत्याचार के थ्रू ये क्या कर रहा है, टैक्स ले रहा है झूठ मूठ का, कि अपना नुकसान को रिकवर कर पाए ब्रिटिशर से। तो इससे भी परेशान थे रैयत और फार्मर्स लोग। अब देखिएगा, जब वर्ल्ड वॉर 1 होता है तो होता क्या है कि ये सिंथेटिक जो इंडिगो है, सिंथेटिक इंडिगो है, मतलब नील जो सिंथेटिक है, वो कुछ समय के लिए क्या होता है, बंद हो जाता है, कुछ समय के लिए, ठीक है। तो अब फिर से क्या हुआ कि नेचुरल इंडिगो की डिमांड क्या हुई, डिमांड क्या होगी बढ़ गई, ठीक है, इंक्रीज हो गई। अब फिर से ब्रिटिशर को इंडिगो चाहिए, नेचुरल इंडिगो, राइट। तो वो क्या करेगा, फिर से किसान को बोलेगा कि जबरदस्ती फोर्सफुली कि उगाओ यार तुम,
आ रहा है बात समझ में? फिर से उस पे अत्याचार करेगा किसान को, तो किसान परेशान नहीं होंगे क्या? होंगे ना। आ रहा है बात समझ में? और इसी सिस्टम को जब ये नेचुरल सिस्टम में लाया गया फिर से दोबारा, तो इसको क्या कहा गया कि जो लैंड है, अब इसको 1 बीघा में अगर 20 कट्ठा होता है तो 20 का 3 पार्ट में तुम क्या करोगे? इंडिगो को उगाओगे। तो हाँ, इसको क्या बोला गया? 3 कठिया सिस्टम। 3 कठिया सिस्टम बोला गया। क्लियर है? 3 कठिया सिस्टम बोला गया। क्लियर है? आ रहा है बात समझ में? तो ये सारा का सारा हम लोग क्या किए हैं, समझ लिए हैं। अच्छा, इसको भी समझाना जरूरी था क्योंकि यहाँ से भी क्या हुआ है, प्रश्न पूछा गया है कि सिंथेटिक इंडिगो जर्मनी में कब आई? तो 1897 में आई। ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 आपको पता होगा कि कब से कब तक चला है सिंथेटिक इंडिगो, क्यों आया, फिर से नेचुरल इंडिगो, सिंथेटिक तो आ चुका था, फिर नेचुरल कैसे लौट आया, क्या इम्पैक्ट पड़ा, मैंने हर चीज समझाने की कोशिश की है। क्लियर है? तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, द सॉइल इज हेयर टू फॉर सुटेबल for the indigo cultivations. Therefore the European planter, British and German established a large factory and the farms. Clear है? ठीक है। जमींदार की बात करें तो ठेकेदार, मोस्टली यूरोपियंस प्लांटर, ठेकेदार किसान किसको बोल रहे हैं? रैयत को। किसान हु यूज टू टेक लैंड ऑन द लीज फॉर द जमींदार वे द फोर्स टू कल्टिवेट द इंडिगो। मतलब फोर्सफुल्ली क्या किया जाता था? उनको इंडिगो नील की खेती करवाई जाती थी, 1 पार्ट ऑफ द लैंड। दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड अ 3 कठिया सिस्टम, मतलब 3/20 में। क्लियर है? आया बात समझ में? अब चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 कठिया सिस्टम के बारे में मैं लिख दिया हूं। 3 कठिया सिस्टम, फार्मर्स वर फोर्स टू ग्रो इंडिगो 3/20 पार्ट्स ऑफ 1 लैंड। मतलब मैंने वहां पे बताया कि 1 बीघा में, 1 बीघा की अगर हम बात करते हैं तो 1 बीघा में कितना होता है? 20 कट्ठा होता है। तो अगर हम लैंड लेते हैं तो इसको बांट देते हैं, तो 3 पार्ट में हमें क्या करना होगा? हमें क्या करना होगा? खेती करना होगा। दिस इज कॉल्ड 3 कठिया सिस्टम। इंपॉर्टेंट करिएगा, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में और पूछा भी गया है, आप पेपर देख लीजिएगा। बिफोर दिस देयर वाज आल्सो ए पंचकठिया सिस्टम। मैंने जैसा कि बताया, यहाँ पर 3 संघर्ष, बहुत संघर्ष करने के बाद रैयत, फार्मर्स बहुत ज्यादा संघर्ष किए, तब पंचकठिया सिस्टम से क्या हो गया? 3 कठिया सिस्टम। मतलब 20 कट्ठा है तो 3 पार्ट में क्या उगाया जाएगा? नील की खेती। उससे पहले आप 5 पार्ट में उगाइए। क्लियर है? 5 कट्ठा विच वाज द लेटर रिड्यूस आफ्टर द प्रोटेस्ट बाय द लोकल एग्रेटर्स। क्लियर है? आ रहा है बात समझ में? अगर हम इसकी बात करें फर्स्ट की, द फार्मर्स वर फोर्स्ड टू डेडिकेट ए पार्ट ऑफ देयर लैंड टू इंडिगो कल्टीवेशंस। एक ही चीज बोल रहा है कि फोर्सफुली किया जाता था। द प्राइस ऑफ इंडिगो वाज फिक्स्ड बाय द प्लांटर्स। मैंने जैसा कि बोला कि अगर आप उगा रहे हैं, इंडिगो उगा रहे हैं, तो आप उसको प्राइस भी तो दीजिए, और ऐसा प्राइस दीजिए कि किसान भी खुश हो, फार्मर्स भी खुश हो। अत्याचार आप लगातार कर रहे हैं, आप उसको प्राइस भी नहीं दे रहे हैं, सही ढंग से ट्रीट भी नहीं कर रहे हैं, झूठ मूठ का आप फोर्सफुली क्या कर रहे हैं? उगवा रहे हैं। तो ये जो फिक्स किया जाता था प्राइस, किसके द्वारा किया जाता था? प्लांटर्स के द्वारा। एंड देमसेल्फ, एंड एक्सट्रीमली लो, बहुत ज्यादा क्या होता था? लो होता था, ना के बराबर ही होता था। राइट? द अमाउंट पेड बाय द फार्मर वाज नॉट इनफ कंपनसेशन फॉर देयर हार्ड वर्क। इसके हार्ड वर्क के लिए इनको कंपनसेशन भी क्या किया जाता था? नहीं दिया जाता था। क्लियर है? अब देखिएगा यहाँ पर सिंथेटिक इंडिगो मैंने बताया, when the Germany invited the synthetic dyes, the demand of the natural indigo decline। जैसा कि मैंने बताया कि जैसे ही सिंथेटिक इंडिगो आया, कहाँ आया? जर्मनी में। वैसे ही जो नेचुरल इंडिगो है, नेचुरल नील है, उसकी डिमांड क्या होगी? डिक्लाइन हो गई। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, सम फार्मर्स पेड एक्स्ट्रा मनी टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द 3 कठिया सिस्टम। हाउएवर द ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1 द जर्मनी डाइज बिकम द अनअवेलेबल एंड इंडिगो वंस अगेन बिकम प्रॉफिटेबल। फिर से जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो रहा था, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होने के कारण सिंथेटिक इंडिगो क्या हुआ? अवेलेबल नहीं
हो पाया, इसलिए फिर से नेचुरल इंडिगो की डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। पहले से किसान मर रहे थे, अब और किसान क्या हुए हैं, मरने लगे, फोर्सफुल्ली उनसे इंडिगो की खेती करवाने लगे। क्लियर है? आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास टैक्स है, कितना प्रकार का टैक्स लगता था। आप देख सकते हैं टैक्स चार्ज इवन फॉर द यूजिंग द कैनल वाटर। आप वाटर यूज कर रहे हैं कैनल का, तो उस पर भी टैक्स लग रहा है। बेगार फोर्स अनपेड लेबर पर भी लग रहा है, हरासमेंट टैक्स भी लग रहा है, वर्कर्स इन द फैक्ट्री। कोर्ट्स यूजुअली सपोर्टेड द प्लांटर्स नॉट द पीजेंट। कोर्ट भी ऐसा था कि प्लांटर्स को सपोर्ट करता था, हमारे जो किसान थे, किसान भाई थे, उनको सपोर्ट नहीं करता था। ये सारा का सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? आ गया समझ में तिनकठिया सिस्टम एंड रियल ऑपरेशंस। आगे चलते हैं। अगला है आपका फर्स्ट मोमेंट पीजेंट स्ट्रगल, गांधी जी। एक्चुअली हो क्या रहा है इसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर गांधी जी का आगमन कैसे होता है वो समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। समझिएगा, थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से एकदम। यहाँ पर एक नाम है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है? देखिएगा यहाँ पर एक नाम है गणेश शंकर विद्यार्थी। विद्यार्थी ध्यान से सुन लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी का न्यूज़पेपर का नाम है प्रताप। क्या है? प्रताप। ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी का न्यूज़पेपर है प्रताप। ठीक है, और ये जो गणेश शंकर विद्यार्थी कहाँ रहते हैं? कानपुर में। कहाँ रहते हैं? कानपुर में। ध्यान से समझिएगा, कानपुर में। क्लियर है? अब इतना तो समझ में आया कि गणेश शंकर विद्यार्थी का न्यूज़पेपर का नाम क्या है? प्रताप। ठीक है, न्यूज़पेपर का जो नाम है वो क्या है? प्रताप। आता है सवाल, और आया हुआ है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है, पूछा जाता है, हो सकता है बीपीएससी इस बार भी पूछ दे, राइट? या बीपीएससी का कोई भी एग्जाम में। क्लियर है? तो गणेश शंकर विद्यार्थी का पेपर का नाम है प्रताप। गणेश शंकर विद्यार्थी कहाँ रह रहे हैं? कानपुर। कानपुर रह रहे हैं। ठीक, अब इनके अंडर में एक काम करते थे, उनका नाम था पीर मोहम्मद मुनीस। कौन काम करते थे? पीर मोहम्मद मुनीस। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा फिर से। ये गणेश शंकर विद्यार्थी हैं, इनका पेपर का नाम है प्रताप। कहाँ रह रहे हैं? कानपुर में। इसके अंडर में कौन काम कर रहे हैं? पीर मोहम्मद मुनीस। क्लियर है? पीर मोहम्मद मुनीस क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। अब क्या होता है कि ये जो पीर मोहम्मद मुनीस हैं, ये जो पीर मोहम्मद मुनीस हैं, ये क्या करते हैं कि दो क्या करते हैं, पत्रिका लिखते हैं। ठीक है, पहला का नाम है दुखी आत्मा, और सेकंड का नाम है दुखी हृदय। क्या नाम है? दुखी आत्मा और दुखी हृदय। क्लियर है? ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप न्यूज़पेपर लिखते हैं। ठीक है, वो कहाँ रहते हैं? कानपुर में। उनके अंदर में कौन काम करते हैं? पीर मोहम्मद मुनीस। पीर मोहम्मद मुनीस दो चीज लिखते हैं, दुखी आत्मा और दुखी हृदय। ठीक है, ध्यान में, इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं। क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? दुखी आत्मा और दुखी हृदय लिख रहे हैं। क्लियर है? आया बात समझ में? अब देखिए हो क्या रहा है, ध्यान से देखिएगा, मैं यहीं पर बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा एकदम जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज हमारे लिए। ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी हैं जिनका न्यूज़पेपर का नाम है प्रताप। क्लियर है? और इनके अंडर में कौन काम कर रहे हैं? पीर मोहम्मद मुनीस। पीर मोहम्मद मुनीस क्या लिखते हैं? दुखी
आत्मा और क्या लिखते हैं, दुखी हृदय। ठीक है, ये लिखते हैं। अब ये जब दुखी आत्मा दुखी हृदय लिखते हैं तो ये इस चीज को पढ़ते कौन है, इस चीज को पढ़ते हैं राजकुमार शुक्ला। ध्यान से सुनिएगा, राजकुमार शुक्ला। जब दुखी आत्मा और दुखी हृदय को राजकुमार शुक्ला पढ़ते हैं तो कहते हैं कि चंपारण इतना अत्याचार से जूझ रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। राइट, कि ब्रिटिशर क्या कर रहा है, लगातार अत्याचार कर रहा है किसानों पर। इसका तो सॉल्यूशन हमको चाहिए। राइट, इसका सॉल्यूशन कुछ ना कुछ करना ही होगा, वरना यहाँ के जो किसान हैं, यहाँ का जो भविष्य है वो रह ही नहीं पाएगा। भविष्य तो दूरी छोड़ दीजिए, यहाँ के किसान जी ही नहीं पाएंगे। फिर इस तरीके से अत्याचार का हो रहा था। तो होता क्या है कि ये जो राजकुमार शुक्ला हैं वो मिलते हैं पीर मोहम्मद यूनिस से। ध्यान से देखिएगा, सारा का सारा मैं लिख रहा हूं। ये देखिएगा, ये जो राजकुमार शुक्ला हैं ये मिलते हैं पीर मोहम्मद मुनीस से, जो क्या लिखे हैं, दुखी आत्मा दुखी हृदय। इन्हीं का दुखी आत्मा दुखी हृदय पढ़कर राजकुमार शुक्ला बहुत ज्यादा भावुक होते हैं और क्या कहते हैं कि चंपारण को बचाना होगा, इंडिगो को हटाना होगा, इंडिगो कल्टीवेशंस को, ब्रिटिशर के खिलाफ मोर्चा संभालना होगा, कुछ ना कुछ तो करना होगा। राइट, तो राजकुमार शुक्ला पीर मुनीस के पास जाते हैं तो पीर मुनीस से कहते हैं कि ऐसा ऐसा बात है, और पीर मुनीस भी जान रहे हैं। राइट, कि ऐसा ऐसा चल रहा है चंपारण में। तो जब चंपारण में चल रहा है तो पीर मुनीस कहते हैं कि देखो, एक एडिटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, जिनका नाम है गणेश शंकर विद्यार्थी। क्या नाम है, गणेश शंकर विद्यार्थी। आप इनके पास चले जाओ। तो राजकुमार शुक्ला कहाँ आ जाते हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी से मिलने आ जाते हैं। ठीक है, मिलने आ जाते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी कहाँ रह रहे हैं, कानपुर में रह रहे हैं। तो गणेश शंकर विद्यार्थी से कौन आ गए हैं मिलने, मिलने आ गए हैं। राइट, कौन आ गए मिलने, राजकुमार शुक्ला आ गए हैं मिलने के लिए। गणेश शंकर विद्यार्थी से मिलने आ गए हैं राजकुमार शुक्ला। जब राजकुमार शुक्ला गणेश विद्यार्थी से मिलने आते हैं तो गणेश विद्यार्थी जी क्या करते हैं, इन राजकुमार शुक्ला को बोलते हैं कि एक आदमी है, आप उससे मिलिए जाकर। क्या करिए, एक आदमी है, आप उससे मिलिए जाकर। ठीक है, तब तक हम क्या करते हैं कि हम जो पेज का, जो पेपर का, न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज है, जैसे मान लीजिए ये आपके पास क्या है, एक न्यूज़पेपर है, तो इसके फ्रंट पेज पर हम क्या करते हैं ना, एक आर्टिकल लिखते हैं जिसका नाम है चंपारण में, चंपारण में अंधेरा। क्या नाम है, चंपारण में अंधेरा। चंपारण में अंधेरा कौन लिख रहे हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी लिख रहे हैं इस न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर। और क्या बोल रहे हैं राजकुमार शुक्ला को कि एक आदमी है, आप जाकर उससे मिलिए। वो जो आदमी था उनका नाम था गांधी जी। क्या नाम था, महात्मा गांधी। क्या नाम था, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी नाम था। ये क्लियर है, ये समझ में आया सारा का सारा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है।
चाहे अगर हम बात करें गणेश शंकर विद्यार्थी की, तो गणेश शंकर विद्यार्थी से पूछा जाएगा कि कौन सा न्यूज़पेपर है गणेश शंकर विद्यार्थी का, आया हुआ प्रश्न है। दूसरा पूछा जाएगा कि पीर मुनीस किसके अंडर में काम कर रहे थे, किसके लिए, तो गणेश शंकर विद्यार्थी के लिए काम कर रहे थे, दूसरा प्रश्न। तीसरा पूछा जाएगा कि पीर मुनीस ने क्या क्या लिखा है, तो क्या बोलिएगा, दुखी आत्मा और दुखी हृदय लिखा है। तीसरा पूछा जाएगा कि राजकुमार शुक्ला बहुत ज्यादा प्रभावित क्या पढ़कर हुए, तो किनका क्या पढ़कर हुए, दुखी आत्मा और दुखी हृदय पढ़कर हुए, किसके द्वारा लिखा गया था, पीर मोहम्मद मुनीस के द्वारा लिखा गया था। चौथा पूछा जाएगा कि राजकुमार शुक्ला सबसे पहले कहाँ गए, तो क्या बोलिएगा, पचमा पीर मोहम्मद मुनीस के पास गए। पीर मोहम्मद मुनीस के पास कहाँ गए, गणेश शंकर विद्यार्थी के पास गए, राइट। फिर वो कहाँ गए, महात्मा गांधी जी से मिलने गए। गणेश शंकर विद्यार्थी फ्रंट पेज पर अखबार पर क्या लिख करते हैं, चंपारण में अंधेरा, क्या लिखते हैं, चंपारण में अंधेरा लिखते हैं, ठीक है। और बोलते हैं राजकुमार शुक्ला को कि आप जाइए गांधी जी से मिलिए जाकर। अब सवाल है कि आखिर गांधी जी से मिलिए जाकर, तो गांधी जी से क्यों मिलिए जाकर, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है ना, कि गांधी जी से मिलिए क्यों जाकर। तो गांधी जी से इसलिए मिलिए कि गांधी जी जो गांधी जी थे, गांधी जी थे, वो साउथ अफ्रीका में क्या किए थे, बवाल काट कर आए थे। इसका मतलब है, बवाल काट कर आने का मतलब है कि साउथ अफ्रीका में ऐसा किए थे कुछ, अभी तो ये इसमें तो चंपारण चल रहा है तो उतना नहीं यहाँ पे समझा पाऊंगा, लेकिन बस इतना समझिए कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी कुछ ना कुछ तो किए हैं, राइट, जिसकी वजह से बहुत गांधी जी का चर्चा हर जगह होने लगा था। क्लियर है, ये समझिए। इसलिए जो गणेश शंकर विद्यार्थी हैं, वो क्या किए हैं, सजेस्ट किए हैं कि आप गांधी जी से मिलिए जाकर। राजकुमार शुक्ला क्या करते हैं, गांधी जी से चल जाते हैं, एक मिनट, राजकुमार शुक्ला जो राजकुमार शुक्ला हैं, वो क्या करते हैं, गांधी जी से जाते हैं मिलने के लिए। क्लियर है, ये सारा का सारा क्लियर है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ये जो चंपारण में अंधेरा है, इसको लिखा गया था 4 जनवरी 1915 में। कब लिखा गया था, 4 जनवरी 1915 में। तो कभी कभी डेट भी पूछा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। क्लियर है, ये सारा का सारा जितना भी क्रोनोलॉजी है, ये समझ में आ रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। ये समझ में आया कि गांधी जी साउथ अफ्रीका में बहुत अच्छा कुछ किए थे, राइट, हित के लिए लड़ाई किए थे। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक बंदा, एक आदमी जो भारतीय है, वो दूसरे देश में जाकर बहुत अच्छा काम करता है, लोगों के हित में बात करता है, तो आप समझ सकते हैं कि उनका पॉपुलैरिटी कितना ज्यादा होगा। हर जगह उनकी चर्चा हो रही थी। अभी उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं थे, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे, राइट। इसलिए गणेश शंकर विद्यार्थी ने क्या किया, राज शुक्ला को कहा कि आप गांधी जी से मिले जाकर। आया बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। राजकुमार शुक्ला क्या किए, राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिले। जब गांधी जी से मिले तो कब मिले, दिसंबर 1916 में। कब मिले, दिसंबर 1916 में। और दिसंबर 1916 में क्या चल रहा है, लखनऊ सेशन चल रहा है। क्या चल रहा है, लखनऊ सेशन चल रहा है। क्लियर है, लखनऊ सेशन चल रहा है। और ये लखनऊ सेशन 31st सेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 31st सेशन कहलाएगा। तो आपसे पूछेगा कि राजकुमार शुक्ला कहाँ मिले थे, कौन से सेशन में, तो लखनऊ सेशन में। कौन सा नंबर का सेशन था, 31 सेशन का नंबर का सेशन था। कब मिले थे, दिसंबर 1916 में। अच्छा, बात है कि दिसंबर 1916 में क्यों मिले, क्योंकि लास्ट में ही सेशन चला करता था, ईयर के एंड में चला करता था। अच्छा, इस पे भी मैं डीप में क्या किया हूँ, लेक्चर ले चुका हूँ। जिनको नहीं जानकारी हो जाकर कृपया देखिए जाकर, ठीक है। अब ये कहाँ राजकुमार शुक्ला चल गए, लखनऊ चल गए, लखनऊ सेशन में मिले दिसंबर 1916 में। और केमा नंबर का सेशन है, 31वां नंबर का सेशन है, ठीक है। अब देखिएगा, राजकुमार शुक्ला जो हैं
राजकुमार जो शुक्ला हैं एक किसान है। अब आप जा रहे हैं गांधी जी के सामने या किसी के सामने, ठीक है, तो आपको अपना बात क्या करना पड़ेगा ना, रखना होगा, राइट। आपको उनको समझाना होगा कि ऐसा ऐसा चल रहा है चंपारण में, तो समझाने वाला भी होना चाहिए ना। तो राजकुमार शुक्ला उतने सही ढंग से शायद नहीं समझा पाते, इसलिए क्या हुआ ध्यान से देखिएगा, ये अपने साथ किनको ले गए थे, सुनिएगा ध्यान से, ब्रज किशोर प्रसाद को, किनको ले गए थे, ब्रज किशोर प्रसाद को, ठीक है। और ये ब्रज किशोर प्रसाद बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल्स थे, क्लियर है। ब्रज किशोर प्रसाद वही ब्रज किशोर प्रसाद हैं जो जयप्रकाश नारायण के क्या हैं, ससुर हैं, ठीक है। कौन है, ससुर हैं। तो ब्रज किशोर प्रसाद क्या करते हैं कि अपनी बातों को क्या करते हैं, समझाते हैं कि चंपारण में ऐसा ऐसा चीज चल रहा है गांधी जी के सामने, राइट, कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ब्रिटिशर इस तरीके से अत्याचार कर रहा है, इंडिगो प्लांटेशन करवाता है, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ता है, तीन कठिया सिस्टम, हर चीज के बारे में समझाते हैं। अच्छा, ये जो ब्रिज किशोर प्रसाद है ये समझा कैसे पा रहे थे, एक्चुअली होता क्या है कि कुछ पेपर पर क्या किए थे, लिख कर गए थे, और लिखने वाले कौन थे, राइट, आप समझ सकते हैं, ठीक है। लिखने वाले कौन थे, पीर मोहम्मद मुनीस थे, वो लिखने वाले थे। तो ये क्या किए थे, गए थे पेपर पर लिखकर, राइट। तो गए थे, तो ब्रज किशोर प्रसाद क्या किए, अच्छे तरीके से क्या किए, समझाने की काम किए। अब थोड़ा सा समझते हैं कि What was the significance of या what is the significance of the लखनऊ सेशन, आखिर लखनऊ सेशन में चल क्या रहा है, ये सारा का सारा क्लियर है कि गांधी जी साउथ अफ्रीका में क्या क्या किए। गणेश शंकर विद्यार्थी राजकुमार शुक्ला को गांधी जी के पास भेजते हैं 16 दिसंबर दिसंबर 1916 को लखनऊ सेशन में 31 सेशन में राजकुमार शुक्ला और ब्रज किशोर प्रसाद पहुंचते हैं। ब्रज किशोर प्रसाद समझाने की काम करते हैं, ये क्लियर है। तो लखनऊ सेशन में जब पहुंच गए हैं तो कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा, हाँ या ना। तो उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है लखनऊ सेशन में, ठीक है, ध्यान से समझिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है सारा का सारा। देखिएगा हो क्या रहा है कि अगर हम दिसंबर 1916 की बात करें तो दिसंबर 1916 में चल रहा है लखनऊ सेशन, क्या चल रहा है, लखनऊ सेशन, क्लियर है। इस केमा नंबर का 31st सेशन कहलाता है कि 31st सेशन है ये, ठीक है। होता क्या है, थोड़ा सा अगर मैं पीछे थोड़ा सा जाऊं, डिटेल में तो नहीं जाऊंगा पर ठीक है समझाता हूं। देखिएगा हो क्या रहा है कि अगर मैं 1907 की बात करूं तो 1907 में होता है सूरत स्प्लिट, क्या होता है, सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट किस लिए होता है, एक तरफ होते हैं मॉडरेटर जिसको बोला जाता है मॉडरेट, और दूसरी तरफ होते हैं कौन होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। तो इन दोनों में कुछ मतभेद होता है, क्या मतभेद होता है आगे चलकर हम पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए सूरत स्प्लिट में क्या होता है, दो मत में रहते हैं लोग, एक मॉडरेटर होते हैं और एक एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। मॉडरेटर का विचारधारा कुछ है, डिफरेंट है, और एक्सट्रीमिस्ट का विचारधारा कुछ और है। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे में क्या करते हैं, लड़ लेते हैं, राइट। इसका मतलब ये क्लियर है कि ये दोनों में क्या हो गया, मतभेद हो गया, हाँ कि नहीं, आ रहा है बात समझ में। जब मतभेद हो गया है तो वही हुआ दिसंबर 1916 में इस लखनऊ सेशन में फिर से क्या हुए, मतलब ये जो मॉडरेट हैं और एक्सट्रीमिस्ट हैं दोनों को दोनों क्या हुए, यूनाइट हो गए, क्या हो गए, एकजुट आ गए। कौन से सेशन में, लखनऊ सेशन में। तो सवाल बना है और बनेगा कि मॉडरेटर और एक्सट्रीमिस्ट यूनाइट एक साथ कब आए, तो लखनऊ सेशन में सूरत स्प्लिट के बाद, आ रहा है बात समझ में। और सूरत स्प्लिट कब हुई है, 1907 में हुई है, क्लियर है। दूसरा चीज क्या हो गया कि जो मुस्लिम लीग है,
मुस्लिम लीग है और जो आईएनसी है ये भी क्या हुआ, यूनाइट हो गया। आ रहा है बात समझ में? तो पूछा जाएगा मुस्लिम लीग आईएनसी क्या कब यूनाइट हुआ है सूरत स्प्लिट के बाद, तो क्या बोलिएगा, लखनऊ सेशन में। लखनऊ सेशन कब हुआ है, 1916 में हुआ है। क्लियर है? ये सारा का सारा चीज क्लियर है, हाँ या ना? क्योंकि इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं क्या किया, समझाया आपको। ये क्लियर है? आ गया बात समझ में? ये हो रहा है। अब चलते हैं उस पर, अपने सफर पर, कि गांधी जी कैसे क्या किए और गांधी जी कैसे पहुंचे। राइट? क्योंकि राजकुमार जो शुक्ला हैं वो तो गांधी जी से मिल ली हैं, हाँ या ना? तो गांधी जी इतना जल्दी मान जाएंगे क्या? गांधी जी कहेंगे, राजकुमार शुक्ला जी आप एक काम करिए ना, आप कलकत्ता पहुंचिए। तो गांधी जी क्या करेंगे, राजकुमार शुक्ला जी कहेंगे, एक काम करिए एक काम करिए राजकुमार शुक्ला जी, आप कहाँ पहुंचिए, कलकत्ता पहुंचिए। कहाँ पहुंचिए, कलकत्ता पहुंचिए। ठीक है, इसका मतलब ये क्लियर है कि गांधी जी कलकत्ता पहुंचेंगे। और गांधी जी कलकत्ता कब पहुंचेंगे, 9 अप्रैल, डेट याद रख लीजिएगा, 9 अप्रैल 1917 को कहाँ पहुंचेंगे, कलकत्ता पहुंचेंगे। आया बात समझ में? 1917 को। अब गांधी जी 1917 को कलकत्ता पहुंचेंगे और राजकुमार शुक्ला इनको ज्वाइन करेंगे। राइट? फिर गांधी जी पटना पहुंचेंगे 10 अप्रैल 1917 को। कब पहुंचेंगे, 10 अप्रैल 1917 को कहां पहुंचेंगे, पटना पहुंचेंगे। ठीक है, जब 10 अप्रैल 1917 में पटना पहुंचेंगे तो पटना में रहेंगे कहां, ये सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर रहेंगे कहां, कहां स्टे करेंगे गांधी जी। राइट? तो गांधी जी स्टे करेंगे पटना में मजरूल हक के पास। कहाँ रहेंगे, मजरूल हक के पास। मजरूल हक के घर में रहेंगे। कौन रहेंगे, गांधी जी रहेंगे। तो पटना में अगर पूछा जाए कि गांधी जी कहाँ स्टे करेंगे तो मजरूल हक के पास। पटना कब पहुंचे गांधी जी, 10 अप्रैल 1917 में पहुंचे। क्लियर है? देखते जाइएगा। अब जब गांधी जी चलते हैं तो गांधी जी अब पहुंचेंगे कहाँ, मुजफ्फरपुर। कहाँ पहुंचेंगे, मुजफ्फरपुर। जब मुजफ्फरपुर गांधी जी पहुंचते हैं तो गांधी जी के एक और सवाल पैदा होता है कि गांधी जी अब कहाँ रहेंगे। पटना में तो मजरूल हक के पास रहे घर में उनको 10 अप्रैल 1917 को। जब मुजफ्फरपुर पहुंच रहे हैं तो गांधी जी कहाँ रहेंगे, तो गांधी जी कहाँ रहेंगे, जेपी कृपलानी के पास। कहाँ रहेंगे, जेपी कृपलानी जी के पास। कहाँ पे स्टे करेंगे, जेपी कृपलानी के पास। क्लियर है? और इसी मुजफ्फरपुर में क्या होगा कि जेपी कृपलानी जी मिलाने जाएंगे महात्मा गांधी जी को। किससे, जेएस विल्सन से। किससे मिलाने जाएंगे, जेएस विल्सन से। अब सवाल है कि जेएस विल्सन है कौन या था कौन। राइट? आ रहा है बात समझ में? जेएस विल्सन एक्चुअली कौन था, बिहार प्लांटेशन एसोसिएशंस से जुड़ा हुआ था। ध्यान से सुनिएगा। गांधी जी कलकत्ता 9 अप्रैल 1917 में पहुंचे, जहां पर शुक्ला जी क्या किए हैं, ज्वाइन किए हैं। पटना में 10 अप्रैल 1917 में मजरूल हक के घर पे रहे हैं। राइट? फिर उनका सफर आगे की तरफ बढ़ा, मुजफ्फरपुर में आए, जेपी कृपलानी जी के साथ रहे। जेपी कृपलानी जी जेएस विल्सन से मिलाने गए। जेएस विल्सन से कौन था, बिहार प्लांटेशन एसोसिएशन से जुड़ा हुआ था। क्लियर है? मतलब जो इंडिगो की खेती है इसी के अंडर में आ रहा है। राइट? समझाने का कोशिश करते हैं, किसको समझाने का कोशिश करते हैं, जेएस विल्सन को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं। जेएस विल्सन कहता है गांधी जी आप एक काम करिए, आप यहाँ से क्या करिए, चले जाइए, कुछ नहीं होने वाला है। गांधी जी कहते हैं ऐसे ऐसे कैसे चले जाएंगे हम सही हैं,
हम ट्रूथ के रास्ते पे हैं ना। हमारे किसान भाई को प्रताड़ित किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, हम ऐसे कैसे चल जाएं? गांधी जी क्या करते हैं, डायरेक्ट का डायरेक्ट डिनाई कर देते हैं। क्लियर है, आ रहा है बात समझ में? अच्छा, दूसरा चीज, ये मुजफ्फरपुर कब पहुंचे थे? 11 अप्रैल 1917 में डायरेक्ट डिनाई कर दिए। अब जब डिनाई कर दिए तो जो बात पहुंची वो पहुंची, देखिएगा ध्यान से, तिरहुत की कमिश्नर के पास। किसके पास पहुंचा? तिरहुत ऑफ कमिश्नर के पास। ठीक है, तिरहुत का जो कमिश्नर था उसके पास पहुंचा। ठीक है, तो उसके पास पहुंचा तो तिरहुत का कमिश्नर कौन था? कौन था? एल जे मोरशाद। कौन था? एल जे मोरशाद। तो तिरहुत का कमिश्नर के पास पहुंचा, तो तिरहुत के कमिश्नर के पास पहुंचा तो तिरहुत का जो कमिश्नर था वो एल जे मोरशाद था। ठीक है, तो कब पहुंचे यहाँ गांधी जी? 12 अप्रैल 1917 में पहुंचे। क्लियर है, कब पहुंचे? 12 अप्रैल 1917 में पहुंचे। जेल मोरशाद कहता है कि गांधी जी आप एक काम करिए ना, आप यहाँ से चल जाइए, मतलब आप तुरंत छोड़कर चले जाइए। गांधी जी कहते हैं ऐसे कैसे चल जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। राइट, इसको भी क्या करते हैं? डिनाई कर देते हैं। क्लियर है? अब सुनिएगा ध्यान से मेरी बात, जब गांधी जी इसको डिनाई करते हैं तो सुनिएगा क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब गांधी जी डिनाई करते हैं, सुन लीजिएगा, तो किसको डिनाई करते हैं? जो तिरहुत का, एक मिनट, जो तिरहुत का कमिश्नर है उसको डिनाई कर देते हैं। राइट, डिनाई कर देते हैं कि गांधी जी नहीं जाएंगे। अब ये होता क्या है कि यहाँ पर ब्रिटिशर का एक बंदा रह रहा होता है जिसका नाम होता है इरविन। क्या होता है? जिसका नाम होता है इरविन। इरविन कहता है कि अच्छा गांधी जी आए हैं, गांधी जी आए हैं, इतना मीठा बोली बोल रहा है तो कोई ना कोई तो षड्यंत्र करेगा इरविन, क्योंकि ब्रिटिशर है। कहता है एक काम करिए गांधी जी, आप मेरे घर पधारिए, घर पधारिए। गांधी जी कहते हैं वाह बेटा, घर पधारिए। राइट, क्योंकि गांधी जी को भनक नहीं लगा, कहें कि ठीक है जाते हैं घर, बात उससे बना बात तो ठीक है। राइट, नहीं तो फिर तो सत्याग्रह होगा ही, बुलाता है। ठीक है, अब देखना कि ये जो इरविन है गांधी जी को क्यों बुला रहा है। गांधी जी को इसलिए बुला रहा है क्योंकि ये इरविन है एक नंबर का फालतू आदमी, फालतू इंसान, ब्रिटिशर ही फालतू था। क्लियर है, फालतू। इसके मन में प्लान चलता है कि जब हम गांधी जी को डिनर करवाएंगे तो हम क्या करेंगे ना कि गांधी जी को आदत है मिल्क पीने का, दूध पीने का। क्या पीने का? दूध पीने का। तो दूध में क्या करेंगे? पॉइजन डाल देंगे। क्या डाल देंगे? पॉइजन डाल देंगे, और गांधी जी इसको पीकर क्या हो जाएंगे? डेथ हो जाएगा गांधी जी का। राइट, आप खुद सोचिए कि ब्रिटिशर इस हद तक गिर सकता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। इरविन के मन में प्लानिंग आया कि गांधी जी दूध पीते हैं, गांधी जी को डिनर पे बुलाओ किसी भी तरह, मिल्क में क्या करेंगे, दूध में क्या करेंगे? पॉइजन डाल देंगे। गांधी बुलाया भी, सॉरी, इरविन बुलाया भी, गांधी जी गए भी। राइट, डिनर किए भी। जब दूध पीने की वक्त आई, जब मिल्क पीने की वक्त आई, ठीक है, तो गांधी जी पीना भी चाह रहे थे। अब आया गेम में ट्विस्ट, देखिएगा क्या। ये जो इरविन है, ये इरविन के यहाँ एक कुक काम कर रहे थे, कुक काम कर रहे थे। राइट, उनका नाम था बत्तख मियाँ। क्या नाम था? ध्यान से सुनिएगा, बीपीएससी सवाल बना चुकी है बत्तख मियाँ से डायरेक्ट। राइट, बत्तख मियाँ। बत्तख मियाँ कौन है? इरविन के यहाँ क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। कौन है? रसोइया हैं जो खाना बनाने की काम करते हैं।
बत्तख मियाँ को ये चीज इरविन का षड्यंत्र के बारे में पता चल गया था, राइट। ये इरविन क्या करता है, बत्तख मियाँ को कहता है कि सर्व करो जाकर दूध। दूध में पॉइजन था। बत्तख मियाँ क्या करते हैं, फुट फुट कर रोने लगते हैं। आ रहा बात समझ में। और बत्तख मियाँ जो राजेंद्र प्रसाद हैं, जो गांधी जी के साथ थे, राजेंद्र प्रसाद हैं, गांधी जी के साथ हैं, राजेंद्र प्रसाद जी को जाकर क्या करता है, बता देता है। आप समझ सकते हैं कि अगर उस दिन गांधी जी दूध पी लेते तो गांधी जी जीवित रह पाते ही नहीं, और जब जीवित ही नहीं रह पाते तो हो सकता है, ये भी हो सकता है कि 1947 में हमें आजादी मिलती ही नहीं। हो सकता है कि नहीं, क्योंकि जिस ट्रूथ के साथ, जिस नॉन वायलेंस के साथ गांधी जी लड़ रहे थे, लड़ना तो गलत वर्ड होगा क्योंकि कोई भी वायलेंस नहीं था गांधी जी में, सत्य के रास्ते पे चल रहे थे, उसी सत्य के कारण ब्रिटिशर का जो हर चीज है उसको हिला दिया गया, राइट, हर चीज। और ब्रिटिशर को 1947 में क्या किया गया, भगा दिया गया भारत को छोड़कर, राइट। अगर गांधी जी नहीं होते उस दिन, गांधी जी को कुछ हो जाता तो कैन यू इमेजिन, आप कर भी सकते हैं क्या इमेजिन कि भारत कब आजाद होता, सोचने में भी डर लगता है। तो आप बत्तख मियाँ का योगदान आप समझ रहे हैं कि कितना बड़ा है बत्तख मियाँ का योगदान। बत्तख मियाँ का योगदान गांधी जी की जान बचाने में है, मतलब एक ऐसे लीडर को बचाने में जो फादर ऑफ नेशन कहलाते हैं, राइट, उनमें है इनका योगदान। अगर फादर ऑफ नेशन ही नहीं रहते तो हो सकता है हमारा देश और गुलामी में चला जाता। क्लियर है, आ रहा है बात समझ में। तो ये बत्तख मियाँ का ईमानदारी था कि बत्तख मियाँ क्या किए कि राजेंद्र प्रसाद जी को बता दिए, फिर ये क्या हुआ, इसको क्या किया गया, रिफ्यूज किया गया, मिल्क नहीं पिए, राइट। इस तरीके से ब्रिटिशर जो इरविन था षड्यंत्र रचा। उसके बाद जो इरविन है इस बत्तख मियाँ को इस तरीके से ट्रीट करता है कि कुछ कह नहीं सकते हैं आप। हर जगह से ट्रीट करता है, मारता है, पिटता है, गांव से निकाल देता है, हर जगह से करता है। ठीक है, क्लियर है, ये चीज आ रहा है बात समझ में। तो हम कहाँ पर थे, हम यहाँ पर थे कि तिरहुत यहाँ पहुंच गए थे, मतलब यहाँ पर पहुंच गए थे। एक मिनट, 12 अप्रैल 1917 में हम क्या किए थे, पहुंच गए थे। क्लियर है, आ रहा है बात समझ में, ये सारा का सारा क्लियर है। अब गांधी जी पहुंचते कहाँ हैं, चंपारण। कहाँ पहुंचते हैं, चंपारण। देखिएगा ध्यान से, अब पिक्चर क्लियर होगा। और अब गांधी जी पहुंचते हैं चंपारण। चंपारण कहाँ, मोतिहारी। ठीक है, जब गांधी जी 15 अप्रैल 1917 को कहाँ पहुंचते हैं, चंपारण। तो चंपारण में देखिएगा धारा लगा दिया जाता है 144 का। देखिएगा ध्यान से, धारा क्या लगा दिया जाता है, 144 का। 144 धारा का मतलब क्या है कि आप भीड़ भड़ा क्या करिएगा, नहीं लगाइएगा, कोई भी चीज आप नहीं कर सकते हैं। गांधी जी कहते हैं ऐसे कैसे, ऐसे तो हम होने नहीं देंगे, राइट। गांधी जी क्या करते हैं, इस धारा को मानने से इनकार कर देते हैं। देखिएगा ध्यान से, पूछा जाएगा कि फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट किसे कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा सवाल, फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट किसे कहते हैं। तो फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस कहते हैं चंपारण सत्याग्रह को। अब सवाल आता है कि चंपारण सत्याग्रह को फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस आखिर क्यों कहे हैं हम, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। सुनिएगा ध्यान से, चंपारण में क्या लगा दिया गया है, धारा 144,
क्या लगा दिया गया है? धारा 144। और जब धारा 144 लगाया गया है तो इसका मतलब जो ब्रिटिशर का बात होगा या प्रशासन का बात होगा उसे क्या करना होगा? मानना होगा। लेकिन गांधी जी तो जो थे वो क्या किए? इस धारा को मानने से ही इनकार कर दिए। हाँ या ना? कि तुम लगा लो, हम तो नहीं मानने वाले हैं। तो जब आप किसी धारा का उल्लंघन करते हैं, उल्लंघन नहीं बोलेंगे, जब आप किसी धारा को नहीं मानते हैं या जो लगाया गया है प्रशासन के द्वारा आप नहीं मानते हैं, तो आप क्या करते हैं? विनम्रता पूर्वक आप क्या करते हैं? उस धारा को क्या करते हैं? नहीं मानने से इनकार कर देते हैं, राइट। और उसी को क्या बोला जाता है? सिविल डिसओबीडियंस। मतलब ओवे नहीं किए, हम क्या किए? डिस कर दिए। मतलब उस चीज को हम क्या किए? ओवे नहीं कर कर हम नहीं माने हैं। दिस इज कॉल्ड सिविल डिसओबीडियंस मोमेंट। इसलिए इस धारा को क्या कहा? इस चंपारण सत्याग्रह को क्या कहा गया? फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मोमेंट। क्लियर है? आ रहा है बात समझ में? अब सवाल आता है कि जब धारा 144 चंपारण में 15 अप्रैल 1917 को लगाया गया तो गांधी जी क्या हुए? गांधी जी इसको क्या किए? मानने से इनकार कर दिए। तो फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस हो गया, सिविल डिसोबीडियंस हो गया, क्योंकि मानने से इनकार कर दिए। अब क्या गांधी जी अरेस्ट नहीं होंगे? क्या गांधी जी पे कार्रवाई नहीं होगा? क्या गांधी जी पे होगा? ठीक, गांधी जी कहेंगे तुम यार कुछ भी कर लो, हम रैयत फार्मर्स, हम अपने किसान भाइयों के हित में लड़ रहे हैं और हम सही हैं। तुम मेरे सामने कोई भी पावर आ जाएगा ना, अगर हम सही हैं ना तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, राइट। गांधी कहते हैं कि तुम अरेस्ट करो हमको, राइट। देखिएगा ध्यान से, गांधी जी कहेंगे कि तुम क्या करो ना कि अरेस्ट कर लो। तो 16 अप्रैल 1917 में क्या होगा कि गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा? अरेस्ट कर लिया जाएगा और गांधी जी पर जुर्माना दिया जाएगा 10 रुपया का, या कहीं कहीं लिखा होता है 100 रुपया का। क्लियर है? जुर्माना लगा दिया जाएगा। ये चीज आ गया। क्लियर है? पूछा जाता है कि गांधी जी चंपारण कब पहुंचे थे? तो 15 अप्रैल को पहुंचे थे 1917 में। गांधी जी अरेस्ट कब किए गए? तो कब किए गए? 16 अप्रैल 1917 में किए गए। चंपारण सत्याग्रह को फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस बोला जाता है, या चंपारण सत्याग्रह को, या फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट किसे बोला जाता है? तो चंपारण सत्याग्रह को। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए, अब यहाँ पर अच्छा ये मैप का थोड़ा सा देख लीजिएगा ध्यान से, कुछ याद देखिएगा ध्यान से, एकदम कंसेप्ट में चलेंगे, ध्यान से देखिएगा, राइट। देखिए गांधी जी का सफर, गांधी जी पहले कहाँ गए? पटना गए। कब गए? एक मिनट, पटना गए, पटना पहुंचे 9 अप्रैल 1917 में, ठीक है। इनका सफर वैशाली से होते 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 कहाँ पहुंचा? मुजफ्फरपुर पहुंचा। कब पहुंचा? 10 अप्रैल 1917 में। अब देखिए इसी मुजफ्फरपुर से शिवहर है और शिवहर से सटा हुआ है इस चंपारण, और इस चंपारण का पार्ट है क्या है? मोतिहारी। आ रहा है बात समझ में? क्या है? मोतिहारी। तो यही गांधी जी गए थे। क्लियर है ना? आया बात समझे? तो रटने की जरूरत नहीं। पटना से मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से कहाँ गए? इस चंपारण। क्लियर है? PME ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। PMEC। क्लियर है? आया बात समझ में? अब पढ़ते हैं अपने चीजों को। ये हो गया ना। देखिए यहाँ लिखा हुआ है पीर मोहम्मद मुनीस was a local correspondent in Champaran through his article published in Partap. He national recognitions in the struggle of Champaran. जैसा कि मैंने बताया। अब देखिए क्या क्या आर्टिकल चल रहा था। राइज अगेंस्ट द बॉन्ड स्लेवरी, एट्रोसिटी इन द चंपारण, इनजस्टिस इन द चंपारण एंड अनजस्ट एक्ट इन द बिहार गवर्नमेंट, राइट। 3 अप्रैल 1916 को क्या क्या लिखते हैं पीर मोहम्मद मुनीस? दुखी आत्मा, दुखी हृदय या दुखी हिंद। क्या लिखते हैं? मुनीस आल्सो रोट ए हिस्ट्री ऑफ द चंपारण के बारे में लिखते हैं, बट अटेंड द, इनको क्या किया गया? एसोसिएट नहीं किया गया, ज्यादा इनको भाव नहीं दिया गया, ऐसा समझिए, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिफलेट्स बेस्ड ऑन द मुनीस राइटिंग वर द डिस्टर्बेंस इन द चंपारण थ्रू द सेंथ एंड द लोकल
local activists, the police of the शिखरपुर, द मोतिहारी seized many leaflets. बहुत सारे leaflets क्या कर रहे थे, लगातार पीर मोहम्मद मुनिस लिख रहे थे, उसके तरह क्या किया गया, उनको सीज कर दिया गया, राइट। ये सब सारा चीज दिया हुआ है। अब राजकुमार शुक्ला जी के बारे में पढ़ते हैं। राजकुमार शुक्ला जी, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पर्सन इन द हिस्ट्री, राइट। राजकुमार शुक्ला का जन्म कब हुआ? 23 अप्रैल 1885 में। कहाँ अच्छा, ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट करिएगा, कहाँ हुआ है जन्म, कहाँ के रहने वाले थे? मुरली भरवा का। कहाँ का? मुरली भरवा, जो वेस्ट चंपारण का पार्ट है। अच्छा, इंडिगो कल्टीवेटर के लिए ये क्या किए, मोर्चा संभाले थे, गांधी जी से यही मिले थे, राइट। हाउ शुक्ला केम टू नो अबाउट द गांधी, गणेश विद्यार्थी से उनको पता चला था, जैसा कि मैंने बताया। विद्यार्थी इन्फॉर्म शुक्ला, तो गांधी वर्क, जो साउथ अफ्रीका में उन्होंने गांधी जी जो सही सही काम किए थे, ठीक है, उनके बारे में बताया राजकुमार शुक्ला को। तो 31st सेशन कहाँ चल रहा था? लखनऊ में चल रहा था। तो गांधी जी से क्या किए, लखनऊ में मिले थे, हाँ या ना? तो वही क्या हुआ, वही मीटिंग टर्निंग पॉइंट बना चंपारण सत्याग्रह के बाद का। क्लियर है। अब बात करते हैं 31 सेशंस, लखनऊ सेशंस की। तो लखनऊ सेशन 31 दिसंबर 1916 में होता है। आईएनसी लखनऊ सेशन 31 सितंबर। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का क्या होता है? यूनाइट होता है, रियूनियन होता है। मॉडरेटर की अगर बात किया जाए तो उसमें कौन कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। एक्सट्रीमिस्ट की बात किया जाए, बाल गंगाधर तिलक। गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक में क्या होता है? यूनाइट होता है। क्लियर है, आ रहा है बात समझ में। अगर हम मुस्लिम लीग की बात करें और इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो यहाँ पर भी क्या होता है? यूनाइट होता है लखनऊ सेशन में, राइट। आ रहा है बात समझ में, ये चीज है। लेटर द शुक्ला फाइनली मीट द गांधी, गांधी जी से क्या करते हैं? मिलते हैं। आ रहा है बात समझ में, क्लियर है। अगले पर चलते हैं। 9 अप्रैल को कहाँ पहुंचते हैं गांधी जी? कलकत्ता पहुंचते हैं गांधी जी। राजकुमार शुक्ला यहाँ पर क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं गांधी जी को, और गांधी जी को बिहार की तरफ क्या करते हैं? ले चलते हैं। 10 अप्रैल को गांधी जी कहाँ पहुंचते हैं? पटना पहुंचते हैं। जब 10 अप्रैल को पटना पहुंचते हैं तो कहाँ रहते हैं? मजरूल हक जी के पास रहते हैं, स्टे करते हैं। फिर से मजरूल हक क्या करते हैं? बहुत अच्छा से क्या करते हैं? वेलकम करते हैं, वार्म वेलकम करते हैं। और फिर गाड़ी आगे की तरफ चलती है 11 अप्रैल की तरफ। 11 अप्रैल को कहाँ पहुंचते हैं? मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं। मुजफ्फरपुर में इनका वेलकम करते हैं, जेपी कृपलानी करते हैं, वहां पे रहते हैं। जेपी कृपलानी जेएस विल्सन से मिलाते हैं। जेएस विल्सन कौन है? बिहार प्लांटेशन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स है एसोसिएशन से क्या है? जुड़ा हुआ है, उससे मिलते हैं, राइट। फिर आगे की तरफ चलते हैं तिरहुत में। तो तिरहुत में क्या होता है कि रिफ्यूज कर देते हैं। गांधी जी कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे छोड़कर। कौन बोलता है? WB मोरशाद बोलता है, या LJ मोरशाद बोलता है, ठीक है। कहता है कि लीव द डिस्ट्रिक्ट, डू नॉट गो टू चंपारण। कहता गांधी जी कहते हैं नहीं। गांधी जी क्या करते हैं? रिफ्यूज कर देते हैं, राइट। कि ऐसे कैसे, ठीक है। आ रहा है बात समझ में। फिर किससे मिलते हैं? फिर इरविन क्या करता है? इनको गांधी जी को बुलाता है। बत्तख मियाँ क्या करते हैं? गांधी जी की जान बचाते हैं, राइट। दूध नहीं पीने देते हैं। 15 अप्रैल 1917 की अगर बात करें तो 15 अप्रैल से 1917 को गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं, मोतिहारी पहुंचते हैं, राइट। यहाँ पर भी उन्हें बोला जाता है कि छोड़ दो, छोड़कर चले जाओ डिस्ट्रिक्ट को। गांधी जी कहते हैं कि जी नहीं, हम सत्य के रास्ते पे हैं, आप जो भी हैं, हम कोई भी हिंसा नहीं करने वाले हैं, हम ट्रूथ बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, सत्य के रास्ते पे हैं, हम अपने किसान भाइयों के हित में लड़ेंगे, राइट। तो वहां से फिर सफर गांधी जी को क्या होता है? जब धारा 144 को क्या करते हैं? मानने से इनकार कर देते हैं, तो 16 अप्रैल को क्या करता है? अरेस्ट कर लिया जाता है गांधी जी को। फाइन लगाया जाता है 10 रुपया और 100 रुपया का। क्लियर है। आई विल नॉट पे द फाइन, आई एम रेडी टू फेस द पनिशमेंट। गांधी जी कहते हैं कि हम फाइन नहीं देंगे, हम पनिशमेंट को क्या करेंगे? स्वीकार करेंगे, क्योंकि हम क्या हैं? सही हैं। आ रहा है बात समझ में। आपको एक मैं तस्वीर दिखाता हूं कि जब गांधी जी को अरेस्ट किया जा रहा था, लुक एट द पिक्चर राइट नाउ, कि उस समय गांधी जी का पॉपुलैरिटी किस आसमान पर छू रहा था। चंपारण के बाद गांधी जी और इस हद तक पॉपुलर हो गए हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए इतिहास को समझना बहुत जरूरी है। क्लियर है। आप देख सकते हैं अगला इंसिडेंट बत्तख मियाँ के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्योंकि यही हैं जो गांधी जी का जान बचाए थे। अगर गांधी जी नहीं होते तो हो सकता है हमारा देश 1947 में आजाद भी नहीं होता।
तो देखते हैं बतक मियां अंसारी क्या है। एक कुक हैं हु सर्व हिज लाइफ ऑफ द महात्मा गांधी। 1917 में उनको बचाए थे। कहाँ के रहने वाले हैं? इंडिगो प्लांट है द मोतिहारी बिहार। आफ्टर अवार्ड ही आउटसाइड हिज द जॉब एंड द टॉर्चर उनको किया गया। इसके बाद लिव द विलेज से भी उनको क्या किया गया? निकाल दिया गया। राइट, पूरी तरीके से निकाल दिया गया। यहाँ पर सारा चीज लिखा हुआ है कि राजेंद्र प्रसाद को जो बतक मियां हैं उन्होंने बता दिया कि गांधी जी के गिलास में क्या है? पॉइजन भरा हुआ है। राइट, आ रहा है बात समझ में? तो इसको क्या किया गया? रिफ्यूज कर दिया गया। राजेंद्र प्रसाद अब देखिएगा क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। राइट, देखिएगा ये चीज हो गया ना, मतलब जान बचा लिए। अब देखिएगा कि जब राजेंद्र प्रसाद पहली बार मोतिहारी पहुंचे, ठीक है, कब पहली बार? जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने थे, ठीक है, 1950 में पहुंचे। तो बत्तक मियां भीड़ में खड़े थे। कहाँ खड़े थे? भीड़ में खड़े थे। राजेंद्र प्रसाद कहते हैं तुम ही हो बत्तक मियां जो गांधी जी का जान बचाए थे। हाँ है ना? मतलब जितना भी वहां पर जो लोग हैं जो सुन रहे हैं राजेंद्र प्रसाद को एज ए प्रेसिडेंट, वो लोगों को बताकर बोलते हैं कि यही है बत्तक मियां जो गांधी जी का जान बचाया था। आप सोच सकते हैं कि वो उतने जो वहां पर भीड़ था वहां पर बत्तक मियां को रिकॉग्नाइज किया गया एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो उस वक्त 1950 में थे, राजेंद्र प्रसाद थे। तो उन्होंने क्या किया? रिकॉग्नाइज किया बत्तक मियां को भीड़ में, पब्लिक को बताया इस इंसिडेंट के बारे में। राइट, तो राजेंद्र प्रसाद बोलते हैं कि बत्तक मियां को 24 एकर्स की क्या दो? जमीन दो, लैंड दो, इनके अप्रिसिएशन के लिए कि ये नेशंस के लिए बहुत बड़ा काम किए हैं। राइट, क्योंकि गांधी जी का क्या किए थे? जान बचाए थे। और ये बत्तक मियां का देहांत होता है 1957 में। राइट, जन्म लेते हैं 80 में मोतिहारी बिहार में, ब्रिटिश इंडिया में। 1957 में इनका क्या हो जाता है? मौत हो जाता है। और कुक हैं, सेफ हैं, ठीक है, रिफ्यूज किए थे, गांधी जी का जान बचाए थे, पब्लिकली ऑनर किया गया प्रेसिडेंट जी के द्वारा राजेंद्र प्रसाद इन 1950 में। क्लियर है? अब देखिए हो क्या रहा है। अब हम बात करते हैं, गांधी जी अरेस्ट हो गए। तो हर चीज होने के बाद 6 मई 1917 में क्या किया गया ना, कि ब्रिटिशर को झुकना पड़ा, क्योंकि गांधी जो सत्यवादी इंसान, राइट, ट्रूथ है, हमारे पास सत्य है, नॉन वायलेंस के खिलाफ हैं, झुकना पड़ेगा। आगे कोई भी पावर हो, अगर हम सही हैं तो तुमको तो झुकना ही पड़ेगा। तो देखिएगा क्या होता है कि 6 मई 1917 में गवर्नमेंट्स को बैक डाउन होना पड़ता है। राइट, गांधी को बोला जा रहा था कि आप, गांधी जी को बोला जा रहा था कि आप चंपारण को डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर चले जाइए। राइट, कह रहा है कि आप ही रुक जाइए। राइट ना, इन्वेस्टिगेट कंडक्ट होने दीजिए। राइट, अलाउ किया, इन्वेस्टिगेट करिए आप। क्लियर है ना? इसलिए तो पहला अचीवमेंट हमें क्या मिला कि 6 मई 1917 को गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। 10 जून 1917 में दूसरा अचीवमेंट कि चंपारण एग्रीयन कमेटी बनाया। इंपॉर्टेंट करिएगा, इसको पूछा जाता है। राइट, 10 जून 1917 में चंपारण एग्रीयन कमेटी बनाया गया। इसमें 7 मेंबर रखे गए, इंक्लूड गांधी इनमें गांधी जी। पहला मेंबर है राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण, ब्रज किशोर प्रसाद, मजरुल हक एंड धर प्रसाद, और साथ ही साथ इंक्लूड गांधी जी। और इसके जो प्रेसिडेंट थे चंपारण एग्रीयन कमेटी के, FG सिले। कौन थे? FG सिले। तो ये मिलकर 7 पर्सन के साथ इस कमेटी को क्या किया गया? बनाया गया, चंपारण एग्रीयन कमेटी। तो आज के बात पूछा जाए कि चंपारण एग्रीयन कमेटी कब बना? 10 जून 1917 में। ठीक है, किस लिए? क्योंकि इंक्वायरी कमेटी है जो गांधी जी इसमें इंक्लूड हैं, और इनके साथ साथ 5 पर्सन और हैं, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण, ब्रज किशोर प्रसाद, मजरूल धरींधर प्रसाद, गांधी जी, और प्रेसिडेंट कौन है? FG सले। अगर पूछा जाए, थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो चंपारण एग्रीयन कमेटी है इसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो बोलिएगा FG सले। ठीक है, FG सले, ये भी इंपॉर्टेंट करिएगा, पूछा जाता है।
क्लियर है। तो टोटल मिलाकर कितने मेंबर होंगे? 7 मेंबर, 5 तो इधर हो गए, एक गांधी जी 6 और एक एफजी सेले। क्लियर है। अब देखिएगा गांधी जी इन्वेस्टिगेट किए, पीर मुनीस का हेल्प लिए, राइट। तो इस जो कि पीर मुनीस वही हैं जो दुखी आत्मा वगैरह जो लिखे हैं उनका हेल्प लिए। 4 मार्च 1918 में चंपारण एग्रियन एक्ट बनता है। चंपारण एग्रियन एक्ट में गांधी जी और चंपारण के लोगों का, किसान भाइयों लोग का क्या होता है? जीत होता है। तो याद रखिएगा चंपारण एग्रियन एक्ट कब बना? 4 मार्च 1918 में बना। हुआ क्या क्या? तिनकठिया सिस्टम को पूरी तरीके से क्या किया गया? एबॉलिश कर दिया गया। जो इलीगल टैक्सेस थे उसको रिमूव कर दिया गया। क्लियर है। टेंडेंसी रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया कि फिर से इंट्रोड्यूस करेंगे। प्लांटर को 25% किया गया। जो इलीगल मांग रहा था कि 100% मतलब जो इलीगल टैक्सेस ले रहा था, मांग रहा था ब्रिटिशर, उसको क्या किया गया? हटाया गया। डिमांड तो रखा गया था 100% की, 100% लौटाओ, लेकिन जो बना सहमति वो कितने पे बना? 25% पे। तो 25% टैक्सेस को क्या किया गया? रिफंड किया। इलीगल मनी को क्या किया गया? प्लांटर्स को रिफंड किया गया। एंड मनी यूरोपियंस प्लांटर्स मेनी यूरोपियंस प्लांटर लेफ्ट द चंपारण। और क्या हुआ कि जो भी यूरोपियंस प्लांटर्स थे वो उनको चंपारण को छोड़ना पड़ा। तो ये मेरा क्या है? ये मेरे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जीत है। आ रहा बात समझ में? और एक चीज मैं ये भी बता दूं, गांधी जी को महात्मा का उपाधि इसी चंपारण सत्याग्रह में मिला है, राइट। आ रहा है बात समझ में? क्लियर है। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल क्या क्या बनेगा यहाँ पर देख लीजिएगा। पहला बन जाएगा कि चंपारण एग्रियन कमेटी कब बनाएगी? 10 जून 1917 को। दूसरा कि इस चंपारण एग्रियन कमेटी में कितने मेंबर थे? तो 7 मेंबर, 5 तो ये हो गए, एक हो गए गांधी जी, राइट, गांधी जी। दूसरा हो गया एफजी सेले जो प्रेसिडेंट था इस कमेटी का। क्लियर है। अच्छा, पूछा जाएगा चंपारण एग्रीन एक्ट कब आया? 4 मार्च 1918 में। इंपॉर्टेंट करिएगा। इसमें क्या कहेगा? तीन कटिया सिस्टम को हटाया गया, इलीगल को हटाया गया, टेंडेंसी रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया, प्लांटर्स को 25% रिफंड किया गया, और जितने भी यूरोपियंस थे, बाहर से आए हुए हैं यूरोपियंस थे, वो सारे को चंपारण को क्या करना पड़ा? छोड़ना पड़ा। क्लियर है। आ रहा है बात समझ में? ये सारे के सारे क्या था? आपके लिए इंपॉर्टेंट था। ये पूरा बहुत डिटेल में मैं चंपारण सत्याग्रह को खत्म करवाया, इस चैप्टर को। कृपया अगर पढ़ने में मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो कृपया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।